हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बेटा आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होंगी और उसी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हम एक बार फिर से आपके साथ हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इवोल्यूशन। बेटा इवोल्यूशन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज इवोल्यूशन? एनी आइडिया? चलिए, कंटिन्यूअस ग्रेजुअल इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम कह देते हैं इवोल्यूशन, है ना? इरिवर्सिबल प्रोसेस कि ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में हो गया है तो कंटिन्यूअस है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होता है। ये नहीं कि एक बार एकदम से सिंपल ऑर्गेनिज्म से और बहुत हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, सो इट इज ग्रेजुअल ऑल्सो। और तीसरा जो वर्ड है इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं होता, कॉम्प्लेक्स से वापस सिंपल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं होती, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है। और नॉर्मली इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इट इज यूनिडायरेक्शनल। बट मेनली ये तीन वर्ड आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस है, ग्रेजुअल है और इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसको हम इवोल्यूशन कह देते हैं। अब ये ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कैसे? इट इज बिलीव दैट कि 15 से 20 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ी एक गैलेक्सी थी या गैलेक्सीज का एक ग्रुप था जिसने यूनिवर्स को बनाया। तो यूनिवर्स का जो ओरिजिन था वो स्टार्ट होता है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? अगर किसी को याद है तो बताइए। बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय डिमेट डिमेट्री, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की वजह से ये सारे का सारे जो मास है, गैलेक्सीज का जो ग्रुप है वो टूट गया। और ये सब कब हुआ? 15 से 20 बिलियन ईयर से, ठीक है। जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर गया और जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे गैसेस क्लाउड की फॉर्म में नीचे आता चला गया, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशन। और उस ग्रेविटेशन के बाद से ही फिर अलग अलग गैलेक्सीज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो बिग बैंग वाज द मेन रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स एंड गैलेक्सीज। अब जो गैसियस क्लाउड बना, उस गैसियस क्लाउड को क्या नाम दिया गया? नेबुली। दिस गैसियस क्लाउड वाज नोन एज नेबुली। और उस वो नेबुली ही किस में कन्वर्ट हो गए? दे वर कन्वर्टेड इनटू स्टार्स। तो स्टार फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। तो इन दिस वे आर प्लैनेट्स वर फॉर्म। तो जो गैलेक्सीज बनी, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, अर्थ जिसका पार्ट है, और सोलर सिस्टम, अर्थ, सारे इसी से बने। और इनकी फॉर्मेशन हो गई नियरली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो सोलर सिस्टम एंड अर्थ फॉर्मेशन अकर्ड 4.5 बिलियन। तो बिग बैंग हो गया 20 बिलियन ईयर्स अगो, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, जिससे सारे के सारे अलग अलग हो गए, एज यू कैन सी हियर। और हमारा जो मिल्की वे था, जो हमारी गैलेक्सी थी, उसकी फॉर्मेशन हुई कहाँ से? नेबुला से। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अर्थ की फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो होगी। बट देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन प्रिमिटिव अर्थ। वहां पर ऑक्सीजन भी एब्सेंट थी। और ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। सो अर्लियर एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वेरी हाई टेम्परेचर वाज देयर, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, जो मोल्टन मास था जिसने कवर किया हुआ था सरफेस को, वहां से वो रिलीज हुई। तो सिंपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे लेकिन फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जो अर्थ जब धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, तो वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए एंड रेन स्टार्टेड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ दोज वाटर वेपर्स। और जितने भी लो लाइंग एरियाज थे उनको फिल कर दिया और इससे क्या बन गए? ओशन की फॉर्मेशन।
तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन प्रिमिटिव ओशनिक वाटर अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो। इसलिए कहते हैं ना कि सबसे पहला जीव जो है वो पानी में आया, समुद्र में आया था। अर्थ के ओरिजिन के 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ फॉर्म की फॉर्मेशन, उसके बाद ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई, वाटर वेपर्स रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और ये सारा काम कब हो गया? लगभग 4 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस ओरिजिन को सपोर्ट करने के लिए बच्चों अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ कंसेप्ट दी, अपने अपने हिसाब से उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। तो जो मेन थ्योरीज हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रेटनिज्म एंड थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको हम मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। नाम से आपको आइडिया होगा ए का मतलब एब्सेंट, और बायोजेनेसिस का मतलब बायोलॉजिकल, बायो का मतलब लिविंग, जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस। तो तीन वर्ड से मिलकर बना है एबायोजेनेसिस, कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग और मतलब जो सब्सटेंसेस थे, डिकेइंग सब्सटेंसेस जो थे, रोटिंग सब्सटेंसेस जो थे, लाइक स्ट्रॉ, मड, उनसे लाइफ की फॉर्मेशन। ये मड आपको दिख रही है, और उसी से कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस वाज हैविंग नो साइंटिफिक बेस, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। वॉन हालमंड ने इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, एबायोजेनेसिस ये क्या कह रही थी कि भाई, जो वॉन एलमोंट ने इसको सपोर्ट किया था कि भाई मड से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी, लेकिन लुईस पास्चर, सबने नाम सुना होगा लुईस पास्चर का, उन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कि उन्होंने ये इस तरह से एक फ्लास्क लिया, उसकी नेक को कर्व कर दिया और उसको हीट किया, तो नो ग्रोथ वाज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि हीटिंग की वजह से किल हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने इस फ्लास्क की जो बीम थी, जो नेक थी, उसको तोड़ दिया, तो यहाँ से माइक्रोब्स डायरेक्टली एंटर कर गए, एंड microbial growth was observed in the flask, so which proved that life came from pre-existing life। ठीक है ना? और इसी के बेसिस पे उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये हटा दिया हमने, एब्सेंट हटा दिया, बायो मींस लिविंग और जेनेसिस मींस सिंथेसिस। तो फ्रांसिस्को रेड्डी और लुईस पास्चर इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, जिन्होंने कहा कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन्हीं से ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस वाज ओरिजिनली एफ रेड्डीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एफ रेड्डी का एक्सपेरिमेंट को ही उन्होंने बेस बनाया था। लेकिन ये थियरी भी ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है ना? रेड्डी के एक्सपेरिमेंट का बेस बनाया, रेड्डी ने पहले आइडिया दिया स्टेलाइज फ्लास्क से, और उसी को फिर पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। लेकिन पहली लाइफ कैसे अपेयर हुई ये नहीं पता चल पाया। कॉस्मिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया की अननोन प्लेनेट से, कहीं से, यूनिवर्स से लाइफ फॉर्म आ गई। यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिनको क्या कहा गया, स्पोर्स, वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। कोई साइंटिफिक बेस आपको लग रहा है इसका? है कोई बेस नहीं है। ग्रीक थिंकर्स का ये आइडिया था, ग्रीक ग्रीक फिलोसफर्स का ये आइडिया था कि अननोन सोर्सेज से डिफरेंट प्लैनेट्स पे लाइफ आ गई, और वो डिफरेंट लाइफ फॉर्म को बना देते हैं। चमत्कार हो गया एक तरह से। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये भी वही है कि सुपर नेचुरल पावर गॉड ने बना दिया। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में क्या कहते हैं, मनु और श्रद्धा। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में क्या कह देते हैं, एडम एंड ईव, कि उन्होंने
इस लाइफ को बनाया, ठीक है ना। लेकिन इन सारी जो थियरीज थी, इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, और इसलिए ये थियरीज डिस्कार्ड कर दी गई, तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब मेन जो आती है थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको हम ओपर एंड हेल्डन थ्योरी भी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि फर्स्ट लाइफ जो है वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई। तो इवोल्यूशन जो था पहले एबायोजेनेसिस था, लेकिन उसके बाद बायोजेनेसिस हो गया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को उसने उन्होंने प्रूव किया, और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था यूरे एंड मिलर्स एक्सपेरिमेंट। यूरे और मिलर ने क्या किया, उन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ की जो कंडीशंस थी वो ली, और एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। तो प्रिमिटिव लाइफ पे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, टेम्परेचर हाई था, हाई टेम्परेचर था, और देयर वाज नो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बिना जो होता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। तो इस कंडीशन के लिए उन्होंने लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म लिए, और वैक्यूम की हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। चार चीजें ली उन्होंने, मीथेन, एज यू कैन सी, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन गैस। क्योंकि फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, ध्यान रखना। प्रिमिटिव कंडीशन के लिए हाई टेम्परेचर और थंडरस्टॉर्म, वोल्केनिक स्टॉर्म, इस चार चीजों के मिक्सचर को उन्होंने वैक्यूम के थ्रू सर्कुलेट करवाया फॉर अबाउट 1 वीक, ठीक है। और 1 वीक के बाद उन्होंने देखा कि सिंपल सब्सटेंसेस से अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होगी, और जो मेन अमीनो एसिड बने उनको आप आग से याद रख सकते हो, AG, एलेनिन, एस्पर्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड उन्होंने ऑब्जर्व किए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशो क्या था। 2:1:2, 2:1:2 था। वाटर वेपर्स को क्लोज फ्लास्क में लिया गया था। तो 3 अमीनो एसिड, एलेनिन, एस्पर्टिक एसिड और ग्लाइसिन की फॉर्मेशन हुई, आग बनी। आप सिंपल इस तरह से याद रख सकते हो। हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस का मेंटेन किया गया। इसी तरह के और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए जहां पे शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फैट्स की फॉर्मेशन को भी शो किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था ओपेरन की थ्योरी का, ठीक है। हेल्डन ने एक वर्ड यूज किया, हेल्डन ने एक वर्ड यूज किया था, प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट सूप। प्रीबायोटिक या हॉट बायोटिक सूप, क्या मतलब था इसका, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे, ओशोनिक वाटर में जो बना, इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है बताइए। और इसी से फिर फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म जो लाइफ की आई वो 3 बिलियन साल पहले आई। वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल जैसे सब्सटेंसेस थे, मैक्रोमोलेक्यूल थे, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एटसेट्रा। और उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया प्रोटोबायोन्ट्स या मायोबायोन्ट्स। दे वर कॉल्ड प्रोबायोन्ट्स, ठीक है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, प्रोबेबली आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्या क्यों था, क्योंकि ये राइबोजाइम है, एक्ट्स एज राइबोजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और इन्हीं लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है। तो इसलिए आरएनए को कंसिडर किया गया है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद राइबोस, जो राइबोस की सिंथेसिस होती है वो इजी हो सकती है एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोस। इसलिए भी ये माना गया कि आरएनए वाज द इनिशियल या फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जो प्रोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट्स बने, इनके लिए भी दो वर्ड यूज किए गए। इनको कहा गया कोसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। माइक्रोस्फीयर एंड कोसर्वेट्स वर्ड वर यूज्ड। कि ओपेरॉन ने तो इनको नाम क्या दे दिया था, कोसर्वेट्स।
कि केमिकल का मास था जो वाटर की कवरिंग थी, जिसके ऊपर वाटर की कवरिंग से केमिकल्स एक साथ इकट्ठे थे, या हम कह सकते हैं देवर कोलोइडल ड्रॉपलेट्स। कोलोइडल ड्रॉपलेट्स थे जिन्होंने ग्रोथ शो की और डिफ्यूजन के थ्रू उन्होंने अपना साइज बढ़ाया या गैसेस एक्सचेंज किया, बट नो सेल डिवीजन अकर। और इन्हीं के लिए वर्ड यूज किया गया माइक्रोस्फेयर। सिडनी फोक्स ने वर्ड यूज किया माइक्रोस्फेयर, एंड माइक्रोस्फेयर वर कंसिडर्ड एज प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट सेल, प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट सेल। अब ये क्या थे? ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स थी। अगर इस केमिकल एग्रीगेशन में प्रोटीन का कंटेंट हाई था, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, और इसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया, बडिंग या फीजन जैसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो उनको क्या कहा गया? माइक्रोस्फेयर्स। याद रहेगा बच्चों? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आ गई अबाउट 2 मिलियन ईयर्स हो। कहां पे आई? प्रिमिटिव ओशियनिक वाटर में। ठीक है, और यहीं से किसकी फॉर्मेशन हुई? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स की फॉर्मेशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप इसके बाद आए, जो कि प्रेजेंट जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनके जैसे ऑर्गेनिज्म थे। अब जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी ना, तो फ्री मोलिकुलर ऑक्सीजन वाज रिलीज्ड। तो फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेयर हो गया ऑक्सीडाइजिंग। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन, जिसने हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन दे रखी है। एक्वेटिक वेजिटेशन, उसके बाद लैंड वेजिटेशन, और उसके बाद एनिमल्स की फॉर्मेशन। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हुई, इसका क्या प्रूफ था, क्या एविडेंसेस थे? तो आप अब उन्हीं की बात करते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन या एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मींस चेंजेस हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जब वो अक्यूमुलेट हो गए बहुत सारी जनरेशन के बाद, तो उससे एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। तो क्या कहेंगे आप? यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ इवोल्यूशन? चलिए बताइए फटाफट कमेंट कमेंट सेक्शन में। कहीं आपने कभी पढ़ा हो तो व्हाट इज यूनिट ऑफ इवोल्यूशन? पॉपुलेशन जो होती है ना बच्चों, पॉपुलेशन को कहते हैं यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एविडेंसेस हैं। पैलेंटोलॉजिकल जो फॉसिल रिकॉर्ड्स पे बेस्ड हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिक के एविडेंसेस हैं, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हैं जिसमें एडेप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बायोकेमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड एविडेंसेस बाय नेचुरल सिलेक्शन। एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड जो आता है दैट इज पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बच्चों कह देते हैं पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, तो वहां से जो एविडेंसेस मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे? पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। जॉर्ज क्यूवियर को फादर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पैलिएंटोलॉजी। और इंडियन पैलिएंटोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? बीरबल साहनी। बीरबल साहनी इज फादर ऑफ इंडियन पैलिएंटोलॉजी। फॉसिल्स मेनली कौन सी रॉक्स में मिलते हैं? याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स में। फॉसिल्स मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। उसमें अलग अलग स्ट्रेटा, अलग अलग लेयर्स होती हैं, इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटा या लेयर्स प्रेजेंट होती है, और लेयर्स में जो ओल्डेस्ट होगा वो डीपेस्ट मिलेगा, और जो न्यूएस्ट होगा वो टॉप मोस्ट मिलेगा। और फॉसिल्स की स्टडी अलग अलग स्ट्रेटा में यूज करने के बाद ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चला अर्थ का, और उसको मेजर टाइम लाइंस में डिवाइड किया गया, जिसमें ईरा, पीरियड एंड इपोक। जैसे हमारी घड़ी में होता है ना, एक सबसे बड़ा आर की सुई होती है, फिर मिनट की सुई होती है, फिर सेकंड की सुई होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट ईरा है, फिर उसी से क्या बने? पीरियड्स बने, और उसी के बाद इपोक की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो फोसिल्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, स्पेशल अलग से इसका डिस्कशन करेंगे।
अब ये जो फॉसिल्स होते हैं कास्ट की फॉर्म में मिल सकते हैं, मोल्ड्स की फॉर्म में मिल सकते हैं, इम्प्रिंट्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। तो फॉसिल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसीलिए उनको रिटन डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। इवोल्यूशन का रिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है? फॉसिल होता है। और ये अलग-अलग देखिए इम्प्रिंट्स की कोई सॉफ्ट पार्ट था ऑर्गेनिज्म का, जैसे लीफ, वो किसी मड में या किसी पत्थर पे गिरी, वहां पे उसके ऊपर प्रेशर लगा, उसकी वजह से उसके ऊपर छप गया और उसके ऊपर फिर लेयर्स बनती चली गई और बाद में जब अ, खोदा गया तो वहां से वो इस तरह से मिला। या किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, वैसे चिपक गया, आप कई बार आपने देखा भी होगा, आसपास भी कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये सारे एविडेंसेस होते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में एक वर्ड आता है फाइलोजेनी और दूसरा वर्ड है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऐसा कहा जाता है। ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी, इट इज नोन एज बायोजेनेटिक लॉ। रिकैपिचुलेशन थियरी। तो ओंटोलॉजी का मतलब होता है अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना। फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्टर की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना। तो जब हम अपनी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने एंसेस्टर की लाइफ हिस्ट्री को तो पास कर रहे हैं एक तरह से, है ना? कि उनकी भी बर्थ हुई, हमारी भी बर्थ हुई, हम थोड़े से बड़े हुए, एडल्ट हुए, ओल्ड एज में चले जाएँगे अपने एंसेस्टर्स की तरह, उसके बाद डेथ हो जाएगी। तो हम उसी को सारी चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं। तो ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी, याद रहेगा? तो इसी में बहुत सारे अलग-अलग टाइप के एविडेंसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हों। एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए होता है बेटा मिसिंग लिंक। क्योंकि मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में बेसिक डिफरेंस क्या है? कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को कैरी करता हो बट इट इज नॉट फाउंड नाउ। जैसे आर्चोप्टेरिक्स का एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आर्चोप्टेरिक्स अब नहीं मिलता है। उसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर्स होते थे। आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बीक आपको दिखाई दे रही है विदाउट टीथ, सॉरी, और यहाँ पे फेदर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कनेक्टिंग लिंक हो गया ना रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको डे टू डे लाइफ में आपने सुने होंगे। इसके अलावा कोई एग्जांपल अगर आप में से कोई बता पाए मिसिंग लिंक का, आर्चोप्टेरिक्स के अलावा, ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। सिमोयूरिया, ठीक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में ही होता है ये। तो इसीलिए पूरी जो हिस्ट्री है उसको जियोलॉजिकल पीरियड कहा गया और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से अलग अलग ईरा, इपोक और पीरियड बनाए गए। ईरा, पीरियड और इपोक बनाए गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। प्रोटेरोजोइक, ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, सिनोजोइक, मीसोजोइक, प्रोटेरोजोइक, ये सारे ईराज हो गए, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक है, चाहे फाइलोजेनी है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्टडी, ये सारी की सारी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के हेल्प से आज तक की गई है। उसके बाद दूसरे टाइप के जो एविडेंसेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, की कंपैरिजन किया जाता है एनाटॉमी का और मॉर्फोलॉजी का डिफरेंट फॉर्म्स में एनिमल्स की, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाते हैं, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, एंड वहां से होमोलॉजी और एनालॉजी या ये स्टडी की जाती है। तो व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन? होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। तो ऐसे ऑर्गन जो डिफरेंट स्पीशीज के हैं, सिमिलर ओरिजिन है, ओरिजिन सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शन। और एनालॉजी में या एनालोगस ऑर्गन में उल्टा हो जाएगा, सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होमोलोगस और एनालोगस का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फोर लिम्ब है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। तो ओरिजिन सेम है लेकिन ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, फ्रॉग में हॉपिंग के काम आएंगे, ह्यूमन बींग्स में वॉकिंग के काम आते हैं। दूसरा एनालॉजी में आप देख पा रहे होंगे विंग्स हैं, विंग्स का काम क्या होता है? विंग्स का काम होता है फ्लाई करना। तो फंक्शन सेम है लेकिन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट, ये बैट के विंग्स आप देख पा रहे होंगे बटरफ्लाई के। तो दोनों की स्ट्रक्चर आपको काफी हद तक
अलग अलग दिख रही है। तो डिफरेंट ओरिजिन है लेकिन फंक्शन सेम है, तो क्या हो गए एनालोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन फंडामेंटल सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, और इस फिनोमिनन को क्या कह देते हैं होमोलॉजी। तो वही एग्जांपल जो अभी मैंने बताया, फोर लिम्स, मैन में ग्रेस्पिंग के काम आ जाएंगे, बैट में फ्लाइंग के काम आ रहा है, वेल में स्विमिंग के काम आ जाता है, चीता में रनिंग के काम आ जाएगा। तो सब में बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। उसके अलावा जो है माउथ पार्ट्स की बात एग्जांपल ले सकते हो आप, इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, सकिंग टाइप, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप कॉकरोच में देखने को मिलता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप मिलते हैं फीमेल मॉस्किटोज में। उसके अलावा प्लांट्स अगर एग्जांपल लें तो कुकर बीट्स में टेंड्रिल्स मिलते हैं, कुकर बीट का टेंड्रिल, और बोगनविलिया में आपने देखा है क्या मिलते हैं, थॉर्न्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी होमोलॉजी की, होमोलोगस ऑर्गन्स की। तो होमोलोगस ऑर्गन या होमोलॉजी कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हार्ट का, ब्रेन का, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो वर्टिब्रेट हार्ट में भी प्रोग्रेसिव इंक्रीज देखने को मिलता है, फिशेस में 2 चैम्बर्ड होता है, फिर एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हो जाता है, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जो फोर लिम्स हैं उसने एक क्लियर कट आइडिया दे दिया मैन से लेकर चीता, वेल और बैट से, ठीक है ना। तो होमोलॉजी से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनका फंक्शन सेम। इज इट क्लियर? तो डिफरेंट ऑर्गन्स, ये कुकर बीटा का एग्जांपल हो गया आपका। तो इससे क्या पता चलता है कि इनिशियली ये ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह थे लेकिन उनमें फंक्शंस की वजह से डिफरेंसेस आ गए। तो इस ऐसे एवोल्यूशन को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर? तो होमोलॉजी लीड्स टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जिसकी वजह से जो रिलेटेड स्पीशीज हैं वो कम सिमिलरिटी शो करती हैं, क्योंकि उनको डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव करना होता है, और जब डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सरवाइव करेंगे तो वो अडेप्टेशन शो करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, कि एक पॉइंट से एक जगह ऑर्गेनिज्म रहते थे एक हैबिटेट में, लेकिन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जब हुआ तो वो अलग अलग एरियाज में डाइवर्ट हो गए, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। अब नई कंडीशन में उनको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा, और अडेप्टेशन की वजह से उनमें वेरिएशन आ गए, तो सिमिलरिटीज डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है एनालॉजी या एनालोगस ऑर्गन। तो डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन इनका सेम हो जाएगा, तो वो क्या कहलाते हैं, एनालोगस ऑर्गन, एंड देयर स्टडी इज नोन एज, दिस फिनोमेनन इज नोन एज एनालॉजी। ये बैट्स और बटरफ्लाई के विंग्स आप देख पा रहे हो, फंक्शन दोनों का फ्लाइंग का होता है लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना। क्या डिफरेंस है वहां पे, काइटिनस फ्लैप के बने होते हैं लेकिन यहाँ पे मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं बर्ड्स में। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है लेकिन फंक्शन दोनों का सेम है, विजन में हेल्प करते हैं। ये फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके अलावा पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो का एग्जांपल आप ले सकते हैं। मॉडिफाइड रूट है स्वीट पोटैटो और मॉडिफाइड स्टेम है पोटैटो, लेकिन दोनों में क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिससे आपको पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स चाहे वो डिफरेंट हैं लेकिन डिफरेंट एरियाज से एक पॉइंट पर आ गए, तो इससे क्या हो गया, कन्वर्जेंस हो गया। तो एनालॉजी या एनालोगस ऑर्गन्स लीड्स टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। भाई अलग अलग जो अनरिलेटेड स्पीशीज हैं वो ज्यादा सिमिलर हो गए अडेप्टेशन की वजह से सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में, चाहे वो फिशेस की बात करें चाहे हम लैंड रेप्टाइल्स की बात करें। तो दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि होमोलॉजी से क्या आया था,
डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉजी से क्या आ गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो जो अनरिलेटेड एनिमल्स है जैसे फिशेज हैं, लैंड रेप्टाइल्स हैं, लैंड मैमल्स हैं, ये एक जैसे कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है तीसरी, बायोकेमिकल एविडेंसेस। बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, चलिए उससे पहले मैं 2 वर्ड और बता देता हूँ आपको। बायोकेमिकल एविडेंसेस से पहले कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक, कि कनेक्टिंग लिंक में भी और मिसिंग लिंक में ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर वो अभी भी मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, कनेक्टिंग लिंक। अगर वो एब्सेंट हो गया है तो वो क्या कहलाएगा, मिसिंग लिंक। और मिसिंग लिंक का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, आर्चोप्टेरिक्स। ठीक है ना, आर्चोप्टेरिक्स। लेकिन उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं ना, सॉरी, कुछ एग्जांपल्स होते हैं कनेक्टिंग लिंक सॉरी, मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल अगर आप में से कोई बता सकता है तो, लिम्युलस, किंग क्रैब जिसको कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है एटाविज्म, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, कि जो एंसेस्टर्स में जो कैरेक्टर थे वो दोबारा से आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में। उस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं एटाविज्म। आपने देखा होगा या सुना होगा एटलीस्ट कि कुछ ह्यूमन किड्स में छोटी सी टेल रीअपियर हो जाती है। तो जो हमारे एंसेस्टर थे मंकीज, उनमें टेल होती थी, तो वो कैरेक्टर कई बार बच्चे में रीअपियर हो जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एटाविज्म। तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, मिसिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक एंड एटाविज्म, ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब बात करते हैं बायोकेमिकल एविडेंसेस की। बायोकेमिकल, बायो मीन्स वही लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, केमिकल मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये वो एविडेंसेस हैं जो क्या शो करते हैं, बेस्ड किस पे है, प्रोटीन, जीन या बायोमोलिक्यूल या मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस की स्टडी पे जो बेस्ड है, वो क्या कहलाएंगे, बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो ये भी कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं, ये भी बताते हैं कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई। अब देखिए ये प्रोसेस सब ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होती है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये सब में कॉमन है। तो बायोलॉजिकल, जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे बायोकेमिकल एविडेंसेस का देखा, ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल दे सकते हो आप। ब्लड ग्रुपिंग सेम होती है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में, तो ये भी कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, शो करती है ना। उसके अलावा आप डीएनए की स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं बायो जियोग्राफिकल। बायो केमिकल से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, बायो जियोग्राफी पे, कि लोकेशन वाइज क्या उसमें एविडेंसेस हैं। बायो जियोग्राफी क्या होती है, एनिमल और प्लांट जो कि प्रेजेंट है अर्थ पे, उनकी स्टडी, अर्थ पे जो है उनकी स्टडी को हम क्या कह देते हैं, बायो जियोग्राफी। तो जो कि प्रेजेंट है कॉन्टिनेंट्स हैं, वो इनिशियली एक बड़ा सा मास था, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, पेंजिया। पेंजिया में क्या हुआ, जो जियोलॉजिकल चेंजेस हुए। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा पेंजिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये टूट गया और हमारे कॉन्टिनेंट्स बने। एंड ये कॉन्टिनेंट्स आज भी एक दूसरे से शिफ्ट हो रहे हैं, दूर मूव कर रहे हैं। हर 100 साल में ये कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर दूर हो जाते हैं, 15 सेंटीमीटर ड्रिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, प्लांट एंड एनिमल्स इवोल्व्ड इन दीज कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उसको क्या कहा गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्लियर है बच्चों। और यहीं से वर्ड आया अडेप्टिव रेडिएशन, इवोल्यूशन बाय अडेप्टेशन, कि एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती चली गई। तो इसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में। एक सिंपल पॉइंट से ये चले गए अलग अलग जगह पे, और जब गए तो वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग थी। ये देखिए डार्विन की फिंचेस इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपको पता है, आपको याद है एचएमएस बीगल शिप पे डार्विन ट्रेवल कर रहा था। वो एक जगह पे पहुंचे जिसको क्या कहा गया, गैलापागोस आइलैंड। वहां पे स्मॉल स्पैरोज थी जिनको फिंचेस कहा गया।
डार्विन ने जो उनको देखा तो देखा कि ओरिजिनली जो ये फिंचेस थी इनमें सब में बेसिक डिफरेंस क्या था, बीक की स्ट्रक्चर का था। लेकिन वो सारे के सारे ओरिजिनली एक कॉमन आइलैंड से थी, और बाद में अलग अलग आइलैंड्स में चली गई, वहां पे अलग अलग टाइप का फूड अवेलेबल था, तो उनकी बीक की स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ गए। तो गैलापागोस आइलैंड को लिविंग फैक्ट्री ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, लिविंग फैक्ट्री ऑफ इवोल्यूशन कहा गया, ठीक है ना। और फिंचेस को डार्विन के नाम के बाद डार्विन फिंचेस कहा जाने लगा। तो एडेप्टिव रेडिएशन जो है उसका दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, पाउस्ड मैमल्स को नॉर्मली मार्सुपियल्स कहते हैं। तो आप कैंगरू यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टेस्मेनियन वुल्फ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारे के सारे एक जगह जगह है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हैं, लेकिन अलग अलग एरियाज में ये रहते हैं। तो ये भी एग्जांपल है किसका, एडेप्टिव रेडिएशन, एक सिंगल पॉइंट से। तो एडेप्टिव रेडिएशन को हम क्या कह सकते हैं, अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा था, एनालॉजी की वजह से, एक पॉइंट से अलग अलग एरिया में जाना। कॉमन एंसेस्टर है यहाँ पे देखिए, और यहाँ से कैंगरू आपको दिख रहा है, आपको फ्लाइंग फ्लैंजेस दिख रही है, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा यार, ये रहा। शुगर ग्लाइडर आपको दिख रहा है, मार्सुपियल रैट आपको दिख रहा है यहाँ पे, मार्सुपियल रैट आपको दिख रहा है, कोयला आपको दिख रहा है। तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल, नहीं सॉरी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। डार्विन फिंचेस हो गया। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, प्लेसेंटल मैमल, सॉरी ये पाउस्ड एनिमल जिनको हम कह रहे थे। अब जब एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन एक ज्योग्राफिकल एरिया में हो जाए उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स भी हैं और वहां पे प्लेसेंटल मैमल्स भी हैं, ठीक है ना। मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन occurs in isolated geographical area representing different habitats, वहां पे हैबिटेट अलग होंगे, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या कन्वर्जेंस। याद रहेगा बच्चों आपको, याद रहेगा आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये एविडेंसेस हो गए। प्लेसेंटल मैमल्स में क्या क्या आते हैं, मोल, एंट ईटर, माउस, लेम्यूर और फ्लाइंग स्क्विरल। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में आ जाएंगे नुम्बैट जो एंट ईटर होता है, स्पॉटेड कुकस होता है, फ्लाइंग फ्लेंजर होता है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको अब समझ में आ गया। एडेप्टिव रेडिएशन, एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग एरिया में चले जाना, रेडिएट हो जाना, तो सीधी सी बात है, ये आप चक्रव्यूह की तरह देख लीजिए, ये था और यहाँ से आप अलग अलग डायरेक्शन में इनको भेज दीजिए, तो ये तो क्या हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन। अब जब एक से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन एक ही एरिया में हो जाए तो उसको क्या कह दोगे, क्या कह दोगे आप, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बेस्ट एग्जांपल आप याद रख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स भी मिलते हैं और मार्सुपियल्स भी मिलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, चलिए बताइए, आप में से कितनों को याद है व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, अगर ये याद है तो आप एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस आप बता देंगे। फटाफट बताइए एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, बताइए बताइए बताइए, किसी को याद है तो व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी को सिंपल वर्ड्स में बच्चों आप कह सकते हो एम्ब्रियोलॉजी। तो अगर एम्ब्रियो की स्टडी को ही कंपैरिजन मान लिया जाए तो आप देखेंगे, अगर हम फिशेज से लेके और मैमल्स तक के स्टडी, एम्ब्रियो की स्टडी करें तो उन सब में एक लार्वा, टेडपूल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर सब में देखने को मिलती है, जो क्लियरली आइडिया देता है कि जो फिशेज हैं उन्हीं से मैमल्स की फॉर्मेशन हुई। तो कंटिन्यूअस ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू उनके लार्वा में रिजेम्बलेंस आप शो कर सकते हो, ठीक है। और स्पेसिफिक करें तो ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है बेटा, ट्रोकोफोर लार्वा एनालिड्स में भी मिलता है और वो मिलता है मोलस्का में भी। तो ये भी उनकी कॉमन एंसेस्ट्री को एक तरह से बताता है ना। और उसके अलावा आप और कौन सा एग्जाम्पल, टोर्नेरिया लार्वा जो बेनलोग्लोसस में मिलता है, और उसी के बेसिस पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेयर्स लॉ, है ना, बेयर्स लॉ मैंने बताया था आपको, ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी बताया था। इसी से प्रूव हुआ कि
जो मैमल्स इवॉल्व हुए हैं वो बर्ड या बर्ड लाइक ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं। तो ये सारे जो एविडेंसेस हैं वो क्या कहलाते हैं? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। हांस हैकेल ने बताया कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में, ये एक एग्जांपल हो गया किसका? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का। गिल स्लिट्स होते हैं सारे के सारे वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में, लेकिन फंक्शनल किस में है? सिर्फ फिशेस में है, बाकी सब में फंक्शनल नहीं होता। उसके अलावा बेयर्स लॉ और ओंटोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, लास्टली हम बात करते हैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन। बोरिंग तो नहीं हो रहा है बेटा सेशन? अगर ऐसा है कुछ है तो प्लीज एक बार आप बताइए मुझे, बताइए फटाफट। क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्या है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि लेंथी हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा लाइट कर लीजिए। आप अगर 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहें आप ब्रेक ले सकते हैं, एंड देन वी कैन कंटिन्यू। बताइए बताइए। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। तो अब बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की। देखिए, जब नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करे, है ना? नेचर किसी ऑर्गेनिज्म को, नेचर है, ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, ऑर्गेनिज्म 3। तो इनमें से मान लो किसी एक को, इस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस प्रोसेस को बच्चों कह देते हैं, क्या कह देते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। बहुत कॉमन एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। ये इंग्लैंड में हुआ था, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, और इसको स्टडी किया था कैटलवेल। साइंटिस्ट का नाम है केतली, मत सोच लेना। कैटलवेल ने इसको स्टडी किया। किस पे स्टडी किया था? मोथ स्पीशीज, बटरफ्लाई जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको मोथ कहते हैं। तो जो पेपर्ड मोथ, पेपर्ड जो मोथ था उसको स्टडी किया इंग्लैंड में 1850s के आसपास, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे उसको स्टडी किया। ठीक है ना? क्या हुआ था इसमें? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अच्छा चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल मेंशन्ड है, उसको बता देता हूँ, पहले डिस्कस करेंगे हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटीज, वो भी है। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का, कि एक कलेक्शन था पेपर्ड मोथ का, जो इंग्लैंड में 1950s में स्टडी किया गया। इसको दो पार्ट में बच्चों स्टडी किया गया, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको स्टडी किया, तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट होता है, आपको पता है, तो कलर चेंज इसमें ऑब्जर्व किया गया, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा गया। होता क्या है इसमें इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की, देयर वर लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट विंग्ड मोथ। कैसी थी? व्हाइट विंग्ड। ठीक है, और लेस नंबर ऑफ मेलानिनाइज्ड, कलर्ड जिसको कह सकते हैं, मेलानाइज्ड मोथ। तो इन दोनों को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था। ये व्हाइट थी, ये कलर थी, ये डार्क कह सकते हैं आप इसको। तो जो प्रीडेटरी बर्ड था उसके लिए इजी था, ठीक है ना, टू किल, टू ईट दिस मेलन मोथ, क्योंकि वो जो स्टेम था प्लांट का वो लाइट कलर का था। तो लाइट कलर में ये व्हाइट कलर की मोथ उसको दिखाई नहीं देती थी, लेकिन ये डार्क कलर की मोथ उसको दिखाई दे जाती थी। ठीक है ना? क्लियर? तो ये केस कब हो गया? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नंबर ऑफ व्हाइट मोथ वाज हायर। यहाँ पे देखिए,
बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850s में मोर व्हाइट विंग मोथ, जिसको कहा गया बाइसन बिटुलेरिया, ऑन ट्रीज देन डार्क विंग और मेलानाइज्ड, जिस जो स्पीशीज थी उसका नाम क्या था, बाइसन कार्बोनेरिया। तो बिटुलेरिया का नंबर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज्यादा है, आप देख पा रहे होंगे व्हाइट विंग जो है वो आपको ज्यादा दिखाई दे रही है मोथ, एज कम्पेयर टू डार्क या ब्लैक कलर्ड मोथ, ब्लैक विंग्ड मोथ। क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेम है वो लाइट कलर का है, जिसमें व्हाइट विंग्ड मोथ दिखाई नहीं देती प्रेडेटर्स को, जबकि डार्क विंग्ड मोथ इजीली दिखाई दे जाती है और उसको वो खा जाती है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि जो ट्री ट्रंक था वो डार्क कलर का हो गया। अब कंडीशन उल्टी हो गई, अब ये डार्क कलर वाली दिखाई नहीं दे रही प्रेडेटर्स को, लेकिन व्हाइट बैकग्राउंड में, सॉरी डार्क बैकग्राउंड में व्हाइट कलर तो साफ दिखेगा ना। तो अब उनका नंबर कम हो गया, व्हाइट कलर का नंबर कम हो गया, तो बाइसन बिटुलेरिया का नंबर हो गया अब कम और कार्बोनेरिया का नंबर हो गया ज्यादा आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज है, बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल वो एक मीम आता है ना, वक्त बदल गए हालात बदल गए, वो वाली कंडीशन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देयर वाज मोर ग्रोथ ऑफ व्हाइट कलर्ड लाइकेन कवर द ट्रीज। तो उस बैकग्राउंड में व्हाइट विंग मोथ सर्वाइव्ड, लेकिन डार्क कलर इजीली पिक्ड बाय द प्रेडेटर। और लाइकेंस को आपको पता है दे आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, कि जहां पे भी पोल्यूशन होगा वहां पे वो ग्रो नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते। तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कोई पोल्यूशन नहीं था तो लाइकन एक्सटेंसिवली ग्रो करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो गया, वक्त बदल गए हालात बदल गए, तो क्या हो गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट की वजह से ये ट्री ट्रंक हो गया डार्क कलर का। तो पोल्यूशन की वजह से आप लाइकन सर्वाइव नहीं करते। तो यहाँ देखिए दोनों आपको दिखाई दे रही है, व्हाइट भी और डार्क भी। डार्क को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन व्हाइट दिखाई दे रही है। तो डार्क विंग मोथ अब सर्वाइव कर गई डार्क बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि प्रेडेटर को वो दिखाई ही नहीं दे रहे। तो नेचर ने एक तरह से इनको सर्वाइवल एडवांटेज बच्चों दे दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा था आपको डीडीटी रेजिस्टेंस, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हैं डीडीटी रेजिस्टेंस का, कि डीडीटी डिस्कवर किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में इसको डिस्कवर किया गया और इफेक्टिव पेस्टिसाइड की तरह यूज किया गया इसको कई सालों तक। बट धीरे धीरे जो मॉस्किटोज थे उस उन्होंने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया ड्यू टू अ म्यूटेशन, उनकी बॉडी में एक म्यूटेशन हुआ, और क्योंकि वो सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा था तो धीरे धीरे वो डोमिनेंट होता चला गया। एंड आफ्टर फ्यू जनरेशन जो डिजीज रेजिस्टेंस डीडीटी रेजिस्टेंट जो मॉस्किटोज थे उन्होंने डीडीटी सेंसिटिव वेराइटीज को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की आप बात कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों जो एक्शन थे वो किसकी वजह से हुए, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इसलिए उनको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक्शन होते हैं। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज जो हैं बच्चों एक शॉर्ट टाइम स्पैन में डेवलप हुई, कुछ ईयर्स में, उसमें सेंचुरीज नहीं लगे। तो इसलिए अब यहाँ पे इवोल्यूशन को क्या कहा गया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ इवोल्यूशन को। आप यहाँ पे मैं अलग से एक स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ पहले, उसके बाद। तो अब इवोल्यूशन को क्या कहा गया, क्योंकि इवोल्यूशन इस केस में कब हुआ, विद इन मंथ्स या ईयर कह सकते हो, बट इसमें सेंचुरी तो नहीं लगी, है ना, हजारों साल तो नहीं लगे। तो इसलिए इवोल्यूशन को क्या कहा गया अब, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक प्रोसेस मतलब बेस्ड ऑन चांस इवेंट, रिस्क, चांस इवेंट कहाँ पे है ये, नेचर में, एंड चांस इवेंट इन चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और नेचर जब उसको एडवांटेज दे देता है तो ज्यादा सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाता है, और उसी को तो हम कह रहे हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इज इट क्लियर, याद रह जाएगा आप सबको। तो ये बेटा एविडेंसेस थे जिससे प्रूव हुआ कि इवोल्यूशन हुआ है। अब
एविडेंसेस के बेसिस पे साइंटिस्ट सॉरी साइंटिस्ट ने कुछ थियरीज दी, जिनको हम कहते हैं थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन या थियरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, लेमार्क की थ्योरी को लेमार्किज्म कह देंगे, डार्विन की थ्योरी को डार्विनिज्म कह देंगे, और तीसरा है म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डे वेरिस ने दी, और एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं, जिसको नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है। बट बेसिकली हम तीन की बात करेंगे, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड मॉडर्न थ्योरी। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें लेमार्किज्म या लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसको थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन्स। लेमार्क ने एक बुक लिखी थी, और उसी में उसने मेंशन किया था कि ये थ्योरी क्या कहती है। चलिए पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, तीनों थ्योरी का आइडिया दे देता हूँ। पहली तो होगी थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, उसके बाद डार्विन की थ्योरी होगी, जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और तीसरी जो थ्योरी है बच्चों, दैट इज म्यूटेशन थ्योरी, जो ह्यूगो डे वेरिस ने दी, है ना। तो ये तीन थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके हम बात करते हैं तीनों थ्योरीज के बारे में। तो सबसे पहले लेमार्किज्म। तो जैसा कि मैं बता रहा था, लेमार्क ने इस थ्योरी को दिया, और इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो लेमार्क ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ पॉइंट्स बताए। तो मेन जो 4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, तो चेंज द साइज ऑफ बॉडी ऑर्गन। तो उसने एक पहला जो कंसेप्ट दिया, वो क्या कहा, इंटरनल वाइटल फोर्स। इंटरनल वाइटल फोर्स की आंतरिक शक्ति है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने जो ऑर्गन्स हैं उनका शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा उसने क्या कंसेप्ट दिया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि वो ऑर्गन्स जो ज्यादा यूज होंगे वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और जो कम यूज होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा डेवलप हो रहे हैं उसके लिए उसने क्या कहा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आ जाते हैं लाइफ टाइम में। ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टर्स डेवलप कर लेता है, जिनको एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर ही इनहेरिट हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसलिए कहा क्या गया कि ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन होता है वह इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और उसने कुछ एविडेंसेस भी दिए अपने पॉइंट्स के सपोर्ट में। यूज ऑफ ऑर्गन्स में क्या कहा उसने कि भाई, पहले जिराफ की नेक जो है ना, छोटी होती थी, क्योंकि बुशेस थी जिसपे वो फीड करता था, लेकिन बुशेस हो गई खत्म, तो उसकी वजह से उसको बड़े पेड़ों की तरफ जाना पड़ा, तो उसकी नेक धीरे धीरे ग्रेजुअली लंबी होती चली गई। यूज एंड डिसयूज ऑफ डिसयूज के लिए क्या कहा कि पहले जो स्नेक्स होते थे उसमें लिम्स होते थे, लेकिन वो क्योंकि भरों में रहते हैं, और जो भरों में घुसते थे, बिल में घुसते थे, तो उसमें मिट्टी घुस जाती थी, वो रास्ता बंद हो जाता था। तो धीरे धीरे उन्होंने लिम्स को यूज करना कम कर दिया, तो लिम्स गायब हो गए स्नेक्स, ठीक है ना। तो ये एविडेंसेस भी दिए उन्होंने, लेकिन इस थ्योरी को एलिमिनेट कर दिया गया, बिकॉज बाद में डार्विन ने और बाकी डिस्कवरी से प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वही सिर्फ इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। और उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो आया, वो आया ऑगस्ट विजमैन से। ऑगस्ट विजमैन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे जो कि जर्म प्लाज्म है ऑर्गेनिजम्स के, या कह सकते हैं जो जीन्स में डीएनए कंटेंट में है, उनमें जो चेंजेस हैं वो सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ना कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो इस वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। और उसके बाद लेमार्क के बाद डार्विन, डार्विन के बारे में सबने बहुत सुना है कि डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट को हम इग्नोर कर जाते हैं इस पूरी प्रोसेस में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये वो शिप है एचएमएस बीगल, जिसपे डार्विन ने ट्रेवल किया था, और वो पहुंचे थे कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। और वहां पे क्या स्टडी किया था, फिंचेस को स्टडी किया था, जिसको अब डार्विन फिंचेस कहते हैं। और उसमें क्या स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, बीक की स्ट्रक्चर, जो बेस बना थ्योरी ऑफ
नेचुरल सिलेक्शन। 5 साल तक इस शिप पे ट्रेवल किया था, ठीक है ना। इसके साथ साथ डार्विन दो और लोगों से इन्फ्लुएंस था। कौन कौन? ये देखिए, अल्फ्रेड वेसल जिसने थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म दी थी, और उन्होंने भी मलाया आर्चिपेलियो वहां पे इसी तरह की स्टडी की थी, और अपने ऑब्जर्वेशन को, कंक्लूजन्स को डार्विन के साथ शेयर भी किया था, ठीक है ना। तो इसी के बाद डार्विन ने 1859 में कंबाइंड एक वर्क को कंबाइंडली पब्लिश किया था। इसलिए इस थ्योरी को वायरलेस डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, या ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा डार्विन वाज आल्सो हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माल्थस पॉपुलेशन ऐसे ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर जो ऐसे लिखा था, उससे भी वो बहुत इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब डार्विन के फैक्ट्स और कंक्लूजन्स क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर फैक्ट्स एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ। तो सबसे पहला जो फैक्ट था दैट इज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, कि हर स्पीशीज अपना नंबर मैक्सिमम बढ़ाना चाहती है, मैक्सिमम करना चाहती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन हर स्पीशीज की कांस्टेंट रहती है। उसका कंक्लूजन उसने क्या दिया? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि ऑर्गेनिजम्स को एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटर स्पेसिफिक अपनी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ, और दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये फैक्ट 1 हो गया। फैक्ट 2 क्या था? जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस था वो अलग अलग टाइप का है। कौन कौन सा? इंट्रा स्पेसिफिक भी है, मैंने अभी आपको बताया, इंटर स्पेसिफिक भी है, और एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी है, ठीक है। और इसी में एक और कंपोनेंट उन्होंने लिया कि वेरिएशंस आती है जब ऑर्गेनिज्म नए एनवायरमेंटल कंडीशन में जाता है, और जो जर्म सेल्स में जो चेंजेस हैं उनका इनहेरिटेंस होता है, ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन आया स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस के बाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जब स्ट्रगल होगा तो जो सुपीरियर होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वर्ड दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ये वर्ड डार्विन का नहीं था, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये वर्ड दिया था। और उसने तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए की जगह क्या वर्ड दिया था? नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने, तो है ना। तीसरा, कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया, तो तीसरा फैक्ट क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से कंटिन्यूअस चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में, कंटिन्यूअस चेंजेस इन एनवायरनमेंट, उसी की वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया? नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। और वेरिएशन की वजह से क्या हुआ? न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हुई, स्पेसिएशन भी हुआ। तो डार्विन के जो वेरिएशन थे जिनको स्मॉल कंटिन्यूअस डायरेक्टेड चेंजेस कहा गया, तो दो की कंसेप्ट थे डार्विन के थ्योरी के। एनसीईआरटी क्या कहती है कि डार्विन की थ्योरी के दो की कंसेप्ट हैं, ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड अडेप्टिव रेडिएशन या नेचुरल सिलेक्शन। तो ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन की तो हमने बहुत बात कर ली, ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है? कि देखिए, आपने प्लांट देखा होगा इस तरह से, है ना, ऐसे होता है, लेकिन बेस क्या होता है? उसकी रूट्स होती है, और उसी में सारा का सारा प्लांट, उसकी ब्रांचेस, उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स जो भी है सारे होते हैं। तो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है बच्चे कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो मॉडिफाई हुए हैं एक प्रीवियस लाइफ फॉर्म से, या हम कह सकते हैं कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई है, और उसी के लिए वर्ड यूज किया गया है ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है ना। और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट के बाद नेचुरल सिलेक्शन बहुत बार, बहुत हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी।
रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करी थी हमने बैक्टीरिया की, कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी है ए जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया पे ग्रो कर रही है। अब अगर उसमें एंटीबायोटिक ऐड कर दें, मीडियम की कंपोजिशन को हम चेंज कर दें, तो क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए ब्लू कलर के आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर के कम दिखाई दे रहे हैं। है ना? लेकिन जब नई कंडीशन होती है, तो जो पॉपुलेशन बी है, उसका नंबर बढ़ जाता है, रेड कलर वाले का नंबर बढ़ जाता है और ब्लू कलर कम रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन था एंटीबायोटिक का, उसके अगेंस्ट इसने तो अपने आप को इजीली अडेप्ट कर लिया, है ना, फिट कर लिया, लेकिन ए वाला अपने आप को फिट नहीं कर पाया। तो नेचर भी फिट को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? डार्विन की थ्योरी होगी। तो पहला फैक्ट क्या हो गया? क्या हो गया? हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, देन लिमिटेड फूड एंड स्पेस। जब फूड और स्पेस लिमिट होगा तो स्ट्रगल स्टार्ट होगा, वो इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटरजेनरिक हो सकता है, एंड फाइनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो डार्विन की थ्योरी, जो नेचुरल सिलेक्शन है, उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेरिटेबल माइनर चेंजेस ये बेनिफिशियल हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए, एंड ये दोनों स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई ये एकदम परफेक्ट थ्योरी थी, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ह्यूगो डी वेरिस ने एक और थ्योरी दी, जिसको म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। उसने क्या कहा कि कुछ कमियां रह गई थी डार्विन की थ्योरी में। उसने कहा कि जो डार्विन था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल्ड टू एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। डार्विन फेल्ड टू एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि कैसे इनहेरिटेंस होता है, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा जो ड्रॉबैक देखने में आया कि म्यूटेशंस का कॉज क्या होता है, म्यूटेशंस क्या होते हैं, उसको आइडिया नहीं था, है ना। और वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था अपनी थ्योरी में। तो ये 3 ड्रॉबैक्स थे डार्विन की थ्योरी के, नेचुरल सिलेक्शन के। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी जो दी ह्यूगो डी वेरिस ने 1901 में, उसने काम किया एक प्लांट पे जिसको कहते हैं इवनिंग प्राइमोस। इवनिंग प्राइमोस या ओइनोथेरा लैमेरिकाना, ओइनोथेरा लैमेरिकाना, इवनिंग प्राइमोस पे उसने काम किया। 7 नई वेराइटीज इस प्लांट की, इवनिंग प्राइमोस की उसने डेवलप की, जिनको प्राइमरी स्पीशीज कहा उसने। 7 न्यू वेराइटीज। ये देखिए, ये है इवनिंग प्राइमोस, ओइनोथेरा लैमेरिकाना, जिन्हों म्यूटेशन थ्योरी के एक्सपेरिमेंट इसी पे उन्होंने परफॉर्म किए। और उसने ये कहा कि म्यूटेशन आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, नॉट माइनर वेरिएशन। ठीक है ना। तो इवोल्यूशन अभी तक क्या माना जाता था कि कंटिन्यूअस ग्रेजुअल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन इसने तो पूरा का पूरा सीन ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या फैक्ट्स दिए? इन्होंने ये कहा भैया कि जो इवोल्यूशन है ना, इसके अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं, म्यूटेशन थ्योरी के फैक्ट्स की बात करूं, तो सबसे पहला उसने क्या कहा कि इवोल्यूशन इज अ जर्की प्रोसेस। जर्की प्रोसेस का मतलब क्या हो गया बच्चों? चलो बताइए, कोई आइडिया है तो। जर्की का मतलब एकदम से होता है कि जहाँ पे म्यूटेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या हम कह सकते हैं म्यूटेशन एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। नेचुरल सिलेक्शन रॉ मटेरियल नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन की जगह म्यूटेशन जो है वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है? सडन इनहेरिटेबल चेंजेस, उनको म्यूटेशंस कह देते हैं। अब म्यूटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अलग बात है, लेकिन जो पॉजिटिव म्यूटेशन होंगे वो सर्वाइवल एडवांटेज देंगे। जो पहला ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच शो म्यूटेशन आर नोन एज म्यूटेंट्स। आपने स्पाइडरमैन देखी होगी ना, तो स्पाइडरमैन में इस तरह का दिखाया,
दिखाया गया ना उसको, उसमें वो म्यूटेशंस आ जाती हैं, उनको प्योर ब्रीडर्स भी कह सकते हैं। स्पाइडरमैन एक नॉर्मल लड़का होता है, उसमें म्यूटेशन की वजह से स्पाइडर वाली एबिलिटीज आ जाती हैं। और एक और कंसेप्ट दिया उन्होंने एक और फैक्ट बताया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस, जिनको कहा गया साल्टेशंस, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन। तो साल्टेशन लीड्स टू स्पेशिएशन। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने अपने थ्योरी के बारे में बताए। अब डार्विन ने क्या कहा था, माइनर स्लो डायरेक्शनल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन इसने तो क्या कह दिया, म्यूटेशन रैंडम है, सडन है, डायरेक्शनलेस है, कभी भी हो सकता है। और सॉल्टेशन लीड्स टू स्पेशिएशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशंस आर नोन एज सॉल्टेशंस। और एनकॉनशिप, अनोथेरियल अमेरिकाना पे तो काम किया ही किया, लेकिन एनकॉनशिप भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के फॉर्म में उसने रखा। ठीक है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं थी थ्योरी, ये म्यूटेशन का कॉज नहीं बता पाया। अगर इसका ड्रॉबैक बताएं तो कॉज ऑफ म्यूटेशन वाज नॉट क्लियर, तो ये थ्योरी भी एक तरह से फेल हुई बात। चलिए, ऑडी वाइनबर्ग लॉ से पहले एक और मैं थ्योरी बता देता हूँ, जिसने ये सारी चीजें ओवरकम कर ली, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जिसको नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और नियो डार्विनिज्म। अब इसने दोनों कर दिए, इसने डार्विन की थ्योरी को भी ले लिया और इसने म्यूटेशन थ्योरी को भी ले लिया, दोनों को कंबाइन करके, दोनों के कंसेप्ट जो थे उनको कंबाइन करके नया कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जेनेटिक या ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक या ब्लास्टोजेनेटिक वेरिएशन है वो इनहेरिटेबल होती है, सारे के सारी, मतलब जेनेटिक जर्म सेल्स में जो चेंजेस होंगे वो ट्रांसमिट होंगे, सारे के सारे नहीं होते। तो जो जेनेटिक वेरिएशन है उसमें क्या आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाते हैं, उसमें जीन माइग्रेशन आ जाता है, उसमें जीन रिकॉम्बिनेशन आ जाते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन आ जाता है, और उसमें आ जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक, तो म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जो जेनेटिक वेरिएशन वाले जो पॉपुलेशन है उसमें नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है। तो आगे ना दोनों दोनों कंसेप्ट आ गए, नेचुरल सिलेक्शन भी आ गया डार्विन का और म्यूटेशन के भी आ गए सारे। अब नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू आइसोलेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी होगा, कि अपने ही स्पीशीज के मेंबर के साथ वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सब स्पीशीज, और सब स्पीशीज बन के न्यू स्पीशीज बन जाएगी। तो इस तरह से इवोल्यूशन हो जाता है। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर किए और एक नया कंसेप्ट दिया गया, जिसको हार्डी वेनबर्ग्स लॉ कहते हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ क्या कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, वन रहेगी, अगर नेचर में कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई जीन माइग्रेशन नहीं है, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है और कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता है, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है, एलील फ्रीक्वेंसी है, वो सेम रहेगी। ठीक है, उसको क्या कहा गया, हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए बात करते हैं। Allele frequencies in a population are stable and remain constant from generation to generation if there are no disturbing factors। तो वो disturbing factor कौन कौन से हैं, मैंने 5 आपको बताए, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन। ठीक है, जीन पूल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। तो हम ये कह सकते हैं कि हार्डी वेनबर्ग के हिसाब से जीन पूल भी कांस्टेंट रहता है, ये मैथमेटिशियंस थे, है ना। तो सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल आपको पॉपुलेशन दिख रही है 20 बीटल्स की, ठीक है, लेकिन जिसमें से 16 क्या है, रेड कलर की है, और येलो कितनी है, 4।
तो जीन पूल क्या है, इन टोटल के टोटल 20 में जो एलील हैं, जो जीन्स हैं, उनका नंबर वो क्या कहला रहा है, उनका जीन पूल कहला रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये भी 10, लेकिन 16 और 4 16 प्लस 4 है। ठीक है, अब अलील ए, अलील ए, अलील ए 26 है, अलील स्मॉल ए 14 है, टोटल जीन पूल क्या हो गया 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू पी। तो 40 में से 26 है तो कितना आया 0.65, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए कितना है 14, 14 26 एंड 14। ठीक है, तो 60 14 अपॉन 40 तो कितना आया 0.35। नंबर ऑफ बीटल्स 20, तो ये रेशियो क्या आ गई 10:6:4। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप ए 20 में से कितने हैं 10, 0.5। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप हेट्रोजाइगस ए 0.3 एंड जीनोटाइप स्मॉल ए 0.2। देखिए यहाँ पर और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये चीज समझ में आ गई फ्रीक्वेंसी। अब टोटल नंबर कितना है ए का 20 है, उसमें से कितने हैं डबल ए वाले, देख काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 20 में से 10 तो 0.5 हो गया। हेट्रोजाइगस ए वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6/20 0.3 हो गया। और स्मॉल ए वाले कितने हैं 4, तो 4/20 हो गया। तो इन ए डिप्लॉयड कंडीशन frequency of A is equal to p square, frequency of small a is q square and heterozygous condition is 2pq। तो a सॉरी p square plus 2pq plus q square is equal to 1। तो चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन डिस्टर्ब हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि नेचर में नेचुरल सिलेक्शन भी होगा, जीन माइग्रेशन भी होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होगा और म्यूटेशन भी होगा। तो हार्डी वेनबर्ग लॉ सिर्फ आइडियल कंडीशन के लिए ही होता है, ना कि नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए। ठीक है बच्चों, अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को? तो 5 फैक्टर हैं, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। एक एक करके बात कर लेते हैं। चलिए क्या बात करनी है बताइए। जीन माइग्रेशन, सबसे पहले क्या है जीन माइग्रेशन। नाम से आपको पता चल रहा है क्या है जीन माइग्रेशन, कि जब एक स्पीशीज में से ऑर्गेनिज्म शिफ्ट करके चले जाएं दूसरी तरफ, तो वो क्या कहलाएगा जीन का माइग्रेशन कहलाएगा, है ना। तो जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन इज नोन एज जीन माइग्रेशन। याद रहेगा कि ये स्पीशीज ए या पॉपुलेशन ए है, यहाँ पे 5 मेंबर्स हैं, ये पॉपुलेशन बी है, यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं। तो यहाँ से एक मेंबर, एक ऑफस्प्रिंग यहाँ से चला गया यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पे जीन्स का माइग्रेशन हुआ, तो पॉपुलेशन ए का नंबर कम हो गया, पॉपुलेशन बी का नंबर बढ़ गया। तो जहां से गया वो क्या कहलाएगा एमिग्रेशन, और जहां पे गया वो क्या कहलाएगा इमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होता है, इमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है। ठीक है, अगर जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम होता है तो एनसीईआरटी क्या कहती है, इफ जीन माइग्रेशन अकर्स मल्टीपल टाइम इट इज नोन एज जीन फ्लो, है ना। जीन फ्लो अकर्स, तो ये क्या हो गया जीन फ्लो हो गया। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करेंगे, वो आप लिख लीजिए, सिवल राइट इफेक्ट, सिवल राइट इफेक्ट। कि सडन रैंडम चेंजेस अगर होते हैं जीन फ्रीक्वेंसी में, सडन रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी, वो क्या है चांस फिनोमिनन है, चांस प्रोसेस है, कोई नेचुरल सिलेक्शन का इसमें रोल नहीं है, नॉट बाय रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है,
ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, दो एग्जांपल्स इसके आप ले सकते हो, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के आप दो एग्जांपल ले सकते हो। एक को कहते हैं फाउंडर इफेक्ट और दूसरा कहलाता है बोटलनेक इफेक्ट। ठीक है ना फाउंडर एंड बोटलनेक इफेक्ट। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, याद रखना। तो फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है कि एक्सीडेंटल जीन फ्लो कॉजेज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो कई बार ये फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हो जाती है कि न्यू सैंपल जो है पॉपुलेशन का वो डिफरेंट स्पीशीज बन जाता है। तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जो ड्रिफ्ट होकर गई थी वो वहां के मेन मेंबर्स हो जाते हैं, और इसलिए इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। कि ये देखिए एक स्मॉल पॉपुलेशन साइज था, यहाँ पे अलग अलग तरह के स्पीशीज थी, बीटल्स की दो स्पीशीज आपको दिखाई दे रही है ना, रेड एंड येलो। अब यहाँ से एक रेड वाली, क्योंकि पॉपुलेशन साइज ऑलरेडी स्मॉल था, एक यहाँ से चली गई। अब यहाँ पर जाके कंडीशन इतनी सुटेबल मिल गई कि शॉर्ट टाइम स्पेन में उसने अपना नंबर बहुत बढ़ा लिया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डोमिनेट कर जाती है उस आइलैंड को। तो ये जो पॉपुलेशन थी जो ड्रिफ्ट होकर आई थी और यहाँ पे डोमिनेट कर गई, वो क्या कहलाएगी, फाउंडर। और इस इफेक्ट को क्या कह देंगे हम, फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या है, बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक क्या रहता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक पॉपुलेशन में से बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी फ्लड की फॉर्म में हो सकती है, या एपिडेमिक की वजह से हो सकती है, या एनिमल्स की बात करें तो हंटिंग की वजह से हो सकती है। तो लार्ज पॉपुलेशन क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो रिमेनिंग मेंबर्स होंगे उस स्पीशीज के, जो सर्वाइवर्स होंगे, वो क्या करेंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। वो ही पॉपुलेशन हो गई ना, तो और वो इंटरब्रीड करेंगे, उनमें रिप्रोडक्शन होगा, और उसी से फ्यूचर जनरेशन की फॉर्मेशन होगी, नई पॉपुलेशन की। लेकिन यहाँ पे जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, है ना, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, जीन पूल चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा सीजनल वेरिएशन आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में। हाउस फ्लाई जो होती है वो समर्स में ज्यादा हो जाती है, फिर विंटर्स में नंबर कम हो जाता है, या उल्टा होता है, बताइए मुझे। तो ऑलरेडी जो एक स्मॉल पॉपुलेशन थी, ये मान लीजिए एक हैबिटेट है, और यहाँ पे एक स्मॉल पॉपुलेशन थी ऑर्गेनिजम्स की, बुशेज हैं मान लीजिए, बुशेज हैं यहाँ पर। अब एक एलिफेंट आया और उसने बुशेज को क्रश कर दिया। मोस्टली बुशेज वर, एलिफेंट स्टैम्पीड हो गया और मोस्टली बुशेज वर क्रश्ड। अब इन बुशेज पे ये वाली जो बीटल्स थी ये सरवाइव कर रही थी, तो ये मोस्टली ये डिस्ट्रॉय होगी। मान लो 10 बीटल थी, एक में जीन 10 थे, तो टोटल 100 जीन्स वर देयर। अब 8 उसमें से मान लो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से डेथ होगी, तो 2 बची, तो टोटल जीन फ्रीक्वेंसी कितनी रह गई, तो जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। अब यही आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर बढ़ गया, लेकिन जीन फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बोटलनेक इफेक्ट। याद रहेगा आपको, क्लियर है। चलिए, उसके बाद आ जाता है अगला, म्यूटेशंस। सीधी सी बात है, म्यूटेशन की वजह से तो नए फिनोटाइप्स आते ही है, और उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन पे बन जाएंगी, नई स्पीशीज भी शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद बन जाती है। रिकॉम्बिनेशन की जीन्स की रिशफलिंग हो जाती है और उसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। एंड फाइनली नेचुरल सिलेक्शन, ये पांचवा फैक्टर है जो हार्डी वेनबर्ग लॉ को अफेक्ट करता है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब किसी पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन है जिसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, 3 साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं। साइज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3 साइज्ड माइस आर देयर। ठीक है, एक हो जाएंगे लार्ज साइज्ड, एक हो जाएंगे मीडियम साइज्ड, और तीसरे हो जाएंगे स्मॉल साइज्ड। 3 टाइप के माइस हैं यहाँ पे।
और इसी के बेसिस पे हम 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहला होता है बच्चों स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे पीक जो है एक पर्टिकुलर एरिया में बन रही है, यहाँ पे पीक जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन रही है, और यहाँ पर डिफरेंट पीक्स आर ऑब्टेन्ड, और बीच में जो पॉपुलेशन साइज है, नंबर ऑफ स्पीशीज है, वो कम है। क्या रीजन है, कैसे ये होता है, एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है स्टेबलाइजिंग, कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड। मैंने अभी बताया ना आपको कि लार्ज पॉपुलेशन साइज एक मीन को फॉलो करती है। अगर रैट के अलावा, माइस के अलावा, हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, अगर हाइट की बात करें हम, तो एवरेज हाइट हम क्या मानते हैं, 5.5 टू 5.7 फीट मेल्स में। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि इससे कम वाले या इससे ज्यादा वाले इंडिविजुअल्स नहीं होते, बट मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। तो पीक वहीं पे ऑब्टेन्ड होती है, पीक हायर हो जाएगी, स्टीपर हो जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेगा। तो स्टेबिलिटी कहाँ पे आ रही है, उस पर्टिकुलर नैरो रेंज में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। दूसरा क्या है, डायरेक्शनल, कि मोर इंडिविजुअल्स ऑफ वन एक्सट्रीम, एक पर्टिकुलर साइड में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं। तो सॉरी, एनसीईआरटी क्या कहती है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन, कि मीन पोजीशन से ज्यादा में ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पीक पीक जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे ना होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। जैसे हमने एग्जांपल देखा था इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में, कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कलर ज्यादा था, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क कलर ज्यादा हो गया था। या डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटोज देखे थे हमने। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो है इंडिविजुअल्स का नंबर बढ़ जाए, पीक शिफ्ट हो जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या कहलाएगा, डायरेक्शनल सिलेक्शन। और तीसरा बच्चों क्या होता है, तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, कि दोनों एक्सट्रीम, दोनों एंड्स पे ऑर्गेनिजम्स का नंबर ज्यादा होगा, लेकिन बीच में कंडीशन सुटेबल ना हो या एडेप्टेशन ना हो पाए, उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होता है, तो डिफरेंट पीक्स आर ऑब्टेन्ड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट पीक्स आर ऑब्टेन्ड। इसलिए जो फिनोटाइप है वो फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन एक पर्टिकुलर एरियाज में। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन। एनसीईआरटी यहाँ पे क्या कहती है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये एनसीईआरटी की लाइन है। Individuals of both extreme peripheral characters value at both ends of distribution curve are more favored। तो ये 3 टाइप का नेचुरल सिलेक्शन बच्चों नेचर में देखने को मिलता है। ठीक है ना, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। ये डिसरप्टिव होगा तीसरा। ठीक है। तो एक में मीन वैल्यू फेवर करेगी, एक में पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, और एक में डिफरेंट पीक्स आर ऑब्टेन्ड एट एक्सट्रीम्स ऑफ या पेरिफेरल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब लास्टली एक और टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, उसकी ओर बात कर लेते हैं। चलिए, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था ना, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम जो बात कर रहे थे, वहां ये यहाँ पे आ जाएगा, उसकी हम बात कर लेंगे। तो जो टाइम स्केल है उसको अलग अलग किस में बांटा था हमने, पीरियड्स में बांटा था, ईरा में बांटा था। ईरा, पीरियड और इपो, ये 3 वर्ड हमने यूज किए थे। चलिए, तो क्या होता है कैसे होता है, ये अब सारा डिस्कस करते हैं। जॉर्ज क्यूवियर जो था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी, और इंडिया में बीरबल साहनी, है ना। तो स्टडी को, फोसिल्स को डिफरेंट रॉक्स की लेयर में स्टडी किया जाता है, तो उसके बेसिस पे उसको 3 मेजर टाइम सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया था। और उसमें जो पहला पार्ट है ईरा, 4 मेजर इराज होते हैं, प्रोटेरोजोइक, ये वाला, ठीक है। उसके बाद पैलियोजोइक, मीसोजोइक, एंड जो मॉडर्न चल रहा है दैट इज सीनोजोइक इरा। जो 4 इराज हैं, इन इराज को फर्दर पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, और पीरियड्स को उसके आगे इपोक में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके इन सब की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडर्न इरा से, या उल्टा करोगे? चलो, प्रोटेरोजोइक से उल्टा से स्टार्ट कर लेते हैं, जो सबसे पुराना है उससे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइफ सेलुलर लाइफ जो अपीयर हुई थी 2000 मिलियन ईयर्स, है ना, फर्स्ट लाइफ। इसमें ऑक्सीजन अपीयर हो गई थी, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो गया था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन वाज रिलीज, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई।
ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? प्रोटीरोजोइक एरा सबसे पहला जहाँ पे सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर होने लगी। ठीक है। अब इसमें 6 पीरियड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है, कौन सा आता है? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन, ऑल इनवर्टिब्रेट्स, सारे के सारे इनवर्टिब्रेट फाइला इसमें डोमिनेट करते हैं। ट्राइबोलाइट्स, फोसिल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ट्राइबोलाइट्स डोमिनेट किया। फोसिल्स हैं आर्थ्रोपोड के, ट्राइबोलाइट्स। ठीक है, या प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन इज नोन एज ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स। सिल्यूरियन एज ऑफ या ओरिजिन ऑफ जॉर फिश, जो फिश। डेवोनियन पीरियड, एज ऑफ फिशेस, वहां पे जो फिश थी यहाँ पे बाकी सारे फिशेज आ जाते हैं। कार्बोनिफेरस एम्फीबियंस, एज ऑफ एम्फीबियंस एंड ओरिजिन ऑफ विंग्ड इंसेक्ट। परमियन, यहाँ पे ट्राइबोलाइट एक्सटिंक्ट हो गए थे, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइबोलाइट्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल्स, ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल, मैमल्स नहीं, ऐसे रेप्टाइल जो मैमल के जैसे दिखते थे। तो ये बात होगी हमारी पैलियोजोइक ईरा की। ठीक है बच्चों। तो 500 मिलियन ईयर पहले जब इनवर्टिब्रेट्स की फॉर्मेशन हुई और 450 मिलियन साल पहले फर्स्ट लैंड प्लांट्स अपीयर हो गए। आर्थ्रोपोड्स ने डोमिनेट किया 400 मिलियन साल पहले। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये याद रखना है आपको, जो लेस फिशेज वर इवोल्व्ड। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बता दी थी सारी चीजें, है ना। जो लेस फिशेज सिल्यूरियन पीरियड में, तो जो लेस फिशेज 350 मिलियन ईयर अगो आई, इसमें लो फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। तो ये फर्स्ट एम्फीबियंस कहा गया, या इनको एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सेलेवेंडर्स कहा गया, किनको? लोब फिन्स को। और ये 325 मिलियन ईयर ओल्ड लोब फिन्स सिलियंथ स्टिल अलाइव। तो 1938 में सिलियंथ को कैच किया गया साउथ अफ्रीका में, जो कि पहले माना जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है। तो सिलियंथ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद, उसके बाद किस पे आ जाते हैं? 320 मिलियन ईयर्स अगो फ्यू प्लांट्स वर एग्जिस्टेड। एम्फीबियन रेप्टाइल्स में वो लोग जो उनके एग के शेल थे वो थिक होते चले गए, जिससे वो सन में ड्राई नहीं होते थे। जायंट फर्न्स, जिनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं, वो आ गए थे, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड था उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी। उसके बाद मीसोजोइक एरा, एज ऑफ रेप्टाइल एंड एंजियोस्पर्म। 3 पीरियड्स हैं इनके, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ये जुरासिक तो सबको याद होगा, जुरासिक पार्क मूवी आई थी, इसलिए सबको याद होगा। डायनासोर्स, है ना। ट्राइसिक, ओरिजिन ऑफ मैमल्स एंड डायनासोर्स, मैमल प्लस डायनासोर, इनका ओरिजिन हो गया था इस पीरियड में, ट्रायसिक पीरियड में। जुरासिक, डायनासोर डोमिनेट कर रहे थे, जुरासिक पीरियड इसलिए कहा गया उसको। और क्रिटेशियस क्या? इसमें मास एक्सटिंक्शन, नियरली 65 मिलियन ईयर्स अगो मास एक्सटिंक्शन ऑफ किसका? डायनासोर्स। एकदम से गायब हो गए डायनासोर्स, पता ही नहीं चला। और यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड में ही जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं और मॉडर्न बर्ड्स हैं, उनका ओरिजिन हो गया। प्लेसेंटल मैमल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स, ये इवोल्व हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं, एक सिस्टमेटिक आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो इजीली चीजें याद हो जाएंगी। तो 200 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ? लैंड रेप्टाइल्स जो वाटर में जाते थे, वो फिश लाइक रेप्टाइल्स इक्तियोसॉरस जैसे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गए। लैंड रेप्टाइल्स क्या हो गए? डायनासोर थे, ये आपको दिख रहा है। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं डायनासोर्स के। कुछ फास्ट रनर्स थे, कुछ आग निकालते थे, आपने देखा है कुछ मूवीज वगैरह में। ये देखिए अलग अलग टाइप के डायनासोर्स, है ना। ये एग्जांपल्स आप एक आध याद रख सकते हैं, सारे के सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। जो लार्जेस्ट डायनासोर थे वो 20 फीट हाइट में थे, और इन्हीं से फिर टूथ बर्ड्स का इवोल्यूशन। वही देखिए कितने बड़े बड़े। सीनोजोइक एरा, ये है हमारे काम का, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, या इसको क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म।
टर्शरी एंड क्वार्टनरी, 2 पीरियड्स हैं, लेकिन इनके इपोक भी बहुत हैं अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। टर्शरी पीरियड के 5 इपोक होते हैं और क्वार्टनरी के 2 इपोक हैं, होलोसीन एंड प्लियोस्टीन। होलोसीन एंड प्लिस्टोसीन, ठीक है। होलोसीन में कौन डेवलप हुआ था? क्रो-मैग्नन एंड मॉडर्न लिविंग मैन। क्रो-मैग्नन एंड मॉडर्न लिविंग मैन। और प्लियोस्टीन में आ गए थे होमो इरेक्टस। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन में, होमो इरेक्टस आ गया था इसमें। यहाँ पर अगर बात करें अलग अलग इपोक की, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा पेलियोसीन, जहाँ पे पहला प्राइमेट आया, फर्स्ट प्राइमेट। उसके बाद आ जाएगा इयोसीन, जहाँ पे फर्स्ट हॉर्स आया। उसके बाद आ जाएगा ओलिगोसीन, थर्ड वन इज ओलिगोसीन, फर्स्ट मंकी एंड एप्स, मंकी एंड एप्स। उसके बाद आ जाएगा बच्चों, फोर्थ वन विल बी मायोसिन। मायोसिन में आ जाएगा आपके ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ड्रायो एंड रामापिथिकस। एंड लास्टली प्लियोसिन, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस डेवलप हो गए थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ये 5 इपोकोज होते हैं, पीडी, पीईडीएमपी, पीईडीएमपी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। तो सिनोजोइक इरा के मेन इवेंट्स, 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर गायब हो गए, कहाँ चले गए पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और कुछ कहते हैं कि वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। इसी टाइम पीरियड में फर्स्ट मैमल अपीयर हुए, जिनके फॉसिल स्मॉल साइज के हैं। इन साउथ अमेरिका ऐसे मैमल जो हॉर्स के जैसे थे, हिप्पोपोटामस के जैसे थे, वो इवॉल्व हुए। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब साउथ अफ्रीका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया, तो इनको ओवरबर्डन कर दिया नॉर्थ अमेरिकन फौना ने, वहां के एनिमल्स ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से। साउथ अफ्रीका में ये जो थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद और ऑस्ट्रेलियन मार्supial सर्वाइव कर गए, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं था दूसरे मैमल्स का। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है ना? ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, सारे में कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वार्टनरी, ये सारे मैंने आपको एक एक करके बता दिए। सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वार्टनरी। तो ये प्लांट का इवोल्यूशन है। इधर इधर आपको एनिमल्स के बारे में पता चल रहा है, ये प्लांट्स का है, और साथ साथ मैंने एनिमल्स का भी आपको बता दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु है तो प्लीज आप पूछ लीजिए। अब लास्टली बच्चों, इस चैप्टर में हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि कैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन, मंकी से इंसान कैसे बना, मॉडर्न मैन कैसे बना, है ना? एक एक करके जो स्टेजेस हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके क्या मेन फीचर्स थे, क्या स्पेशलिटीज थी, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे प्रिमिटिव से कि ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। बच्चों, एक वर्ड होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ मैन, उसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो फर्स्ट आइडिया ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कहाँ से आया? फर्स्ट आइडिया ऑफ एवोल्यूशन कहाँ से आया बताओ? डार्विन की बुक से आया, है ना? डार्विन की बुक से आया, द डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन से आया। अब 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस आए, जो हेयरी थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथिकस एप के जैसा ज्यादा था, और रामापिथिकस मैन के जैसा ज्यादा था, देख रहे हो है ना? रामापिथिकस एंड ड्रायोपिथिकस। अब एक मैं आपके लिए चार्ट बनाता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। फैमिली क्या है? होमिनिडी है। देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा, फैमिली इज होमिनिडी, ठीक? सिर्फ ओनली ह्यूमंस, यहाँ तक पहुंचना है हमें। कहाँ से पहुंचना है हमें? यहाँ से पहुंचना है हमें, पहुंचना है रामापिथिकस, और जो कि मोर कैसे थे? मैन लाइक। और दूसरा ग्रुप इसमें क्या बन गया? इसमें एप्स का था। एप्स में क्या आ जाते हैं? गिब्बन आ जाता है। एप्स में गिब्बन के बाद गोरिल्ला आ जाता है ना? इसके बाद इसमें चिंपैंजी आ जाता है, ओरंगटून आ जाता है। तो एप्स और रामापिथिकस, इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन था? ड्रायोपिथिकस, ज्यादा एप लाइक था, उससे फिर मोर मैन लाइक बन गया।
तो Dryopithecus was common ancestor of ape and man, ape इंक्लूडिंग मैन आप कह सकते हो। अब यहाँ ये किससे इवॉल्व हुए? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो ओल्ड इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, किसका? कॉमन एंसेस्टर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकीज प्लस एप प्लस ह्यूमंस, है ना? वो किससे इवॉल्व हुए? इससे एक चैन क्या बन गए थे? न्यू वर्ल्ड मंकीज। पूरा सीक्वेंस आपको याद आ जाएगा। और ये कहाँ से डेवलप हुए थे? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा फैसिनेटिंग शायद लगे। इनका जो कॉमन एंसेस्टर था उसको क्या कहा गया? टारसोइड एंसेस्टर। ठीक है, टारसोइड एंसेस्टर। इस टारसोइड एंसेस्टर से प्रिमिटिव प्राइमेट्स बने। प्रिमिटिव प्राइमेट्स। प्रिमिटिव प्राइमेट्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया, उनको क्या कहा गया? प्रोसिमियंस। प्रोसिमियंस। प्रोसिमियंस में आ जाता है लेम्यूर्स, लोरिस, टार्शियंस। तो प्रिमिटिव प्राइमेट्स किससे बने? ट्री श्रूज से। ट्री श्रूज एर्बोरियल थे। ठीक है बच्चों, ये किससे बने? टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल श्रूज। ठीक। अब सारे के सारे जो प्राइमेट्स हैं, दे हैव कॉमन ओरिजिन। ऑल प्राइमेट कॉमन ओरिजिन। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इसलिए उसको कहा जाता है मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। उसको क्या कहा जाता है? मोनोफाइलेटिक, फाइलेटिक ओरिजिन। ठीक है बच्चों। अब फैमिली होमिनिडी थी जो बाइपिडल लोकोमोशन शो करती थी या करती है अभी भी। बाइपिडल लोकोमोशन है। इसमें जीनस क्या आ गया? स्पीशीज क्या आ गई? जीनस क्या आ गया इसमें? होमो। स्पीशीज क्या आ गई? सेपियंस। तो होमो सेपियंस, ऑल प्राइमेट्स, ट्री श्रू, टेरेस्ट्रियल श्रू, ट्री श्रू, प्रिमिटिव प्राइमेट्स, तो जिसको प्रोसिमियंस कहा गया, टारसोइड एंसेस्टर्स, न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, और इसमें फिर कॉमन एंसेस्टर ऐड कर दिया। तो ड्रायोपिथिकस से एक तरफ एप्स हो गए और दूसरी तरफ रामापिथिकस। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, अब एक ही बार फटाफट देख लेते हैं। तो 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले मैन लाइक प्राइमेट्स जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में डेवलप हुए, सिर्फ 4 फीट की हाइट थी, सीधे चलते थे। एंड दिस बिलीव इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन इथोपिया एंड तंजानिया। वहां पे इस तरह की बोन्स मिली हैं जिनकी हाइट कम थी, और इस वजह से ये इस आइडिया को वो मिला। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये 3 से 5 मिलियन ईयर्स पहले आया था वैसे तो, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड्स में। स्टोन के हथियार इसने बना लिए थे, फ्रूट खाता था। और इसके जो व्हाट यू से जो फोसिल मिला है, ट्वांग बेबी उसको कहा गया है। ट्वांग बेबी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन का, जो 5 से 6 साल के बच्चे का है, बॉय का, ट्वांग बेबी कहा गया उसको। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थी 500 से 600 सीसी। टीथ वर मैन लाइक, इनके टीथ जो थे मैन लाइक थे, मॉडर्न मैन के जैसे टीथ थे। ठीक है ना? ऐसा एक फोसिल फीमेल का मिला है, लूसी, ट्वान बेबी और लूसी, ये फीमेल फोसिल है। ट्वांग बेबी बच्चे का है। उसके बाद होमो एबिलिस। होमो एबिलिस जिनको टूल मेकर कहा गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टूल मेकर इनको कहा गया, देवर टूल मेकर। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी। फर्स्ट मैन हु मेड एप सॉरी वो टूल जैसे में बनाए स्टोन के प्रोटेक्शन के लिए, हंटिंग के लिए। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, तो होमिनिड, होमिनिड ग्रुप जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये मीट नहीं खाते थे। इसके बाद आ जाते हैं होमो इरेक्टस। ये होमो इरेक्टस है, जावा से इनके फॉसिल्स मिले हैं सबसे पहले। दो सिमिलर इनके जैसे हुए हैं, पिकिंग मैन एंड हेडलबर्ग मैन। हेडलबर्ग एक जगह है जर्मनी में, एक मिनट, हेडलबर्ग जर्मनी में। ठीक है बच्चों, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ गई, 900 सीसी तक पहुंच गई। इन्होंने सबसे पहले फायर यूज की, फायर, फर्स्ट यूज ऑफ फायर। मीट खाने वाले थे, तो इनके स्पेसिफिक फीचर्स आप याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आ गए हमारे नियंडरथल मैन।
होम्योसेपियन निएंडरथल्स जो 40,000 साल के आसपास पहले मिले हैं, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी तक पहुंच गई। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे, हाइड्स को यूज किया प्रोटेक्शन के लिए, और बरियल सिस्टम, लोगों को दफनाने का सबसे पहले काम यहाँ पे शुरू हुआ। ये ज्यादा स्टॉकियर बॉडी थी मॉडर्न मैन से, है ना। उसके बाद होम्योसेपियंस, मॉडर्न मैन से पहले आप क्रो मैग्नन की बात कर सकते हैं। मॉडर्न मैन से पहले क्रो मैग्नन जो था, वो डॉग का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले उसने किया। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी थी, है ना। फ्रांस से उसके क्रो मैग्नन रॉक से उनके फोसिल्स मिले, इसलिए उसको क्रो मैग्नन कहा गया। उसके बाद आता है मॉडर्न मैन, जिसको होम्योसेपियंस कहा जाता है बच्चों। क्रेनियल कैपेसिटी है 1450। अब देखिए, क्रो मैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन से ज्यादा थी, ठीक है ना। मॉडर्न मैन डेवलप हुआ, डोमिनेट किया आइस एज में, अफ्रीका में सबसे पहले डेवलप हुआ, और उसके बाद डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में चला गया, उसकी अलग अलग रेसेस बन गई। तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ह्यूमन इवोल्यूशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। तो प्री हिस्टोरिक केव 18,000 साल पहले बनी, और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स बने लगभग 10,000 साल पहले। बच्चों, ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन है, मॉडर्न लिविंग मैन का जो इवोल्यूशन है, अफ्रीका में हुआ। उसको प्रूव किया गया बाय स्टडिंग माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम द लिविंग ह्यूमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें ये पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट माइक्रोकॉन्ड्रियल सीक्वेंसेस हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही मिली। इससे आइडिया मिला कि क्या क्या आइडिया मिला कि इवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ? अफ्रीका में। अब इवोल्यूशनरी ट्रेंड क्या है ह्यूमन इवोल्यूशन के? इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स कि क्रोमैग्नन से कम है लेकिन इंक्रीज ग्रैनियल कैपेसिटी, ठीक है ना। दूसरा क्या है? फोरहेड और चिन फॉर्मेशन, फोरहेड और चिन दिखाई देने लगी अलग अलग से, ये प्रोमिनेंट फीचर आ गया। तीसरा, लैंग्वेज और ब्रेन, ब्रेन और लैंग्वेज दोनों का पैरेलल इवोल्यूशन हुआ, ब्रेन प्लस लैंग्वेज। इस ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहा। उसके बाद ड्रॉप नोज और ओपोजिबल थंब, जिससे ग्रेस्पिंग ज्यादा बेटर होगी। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसकी वजह से इवोल्यूशन को प्रोमिनेंटली स्टडी किया गया। तो ये सीक्वेंस है बच्चों ह्यूमन बींग्स की: ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियंस, एंड ये हमारा कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका चैप्टर था, होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन है, आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति पर आइए और पूछ सकते हैं। ये अंतिम युद्ध की लड़ाई अपने निर्णायक मोड पर आई है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ऐसे बच्चे के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हाई कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बच्चों। ये पूरा मटेरियल फ्री है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बायोनीति, ठीक है, 11th-12th के लिए, जहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, सब कुछ फ्री मिलने वाला है। बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, सबका सब आपको वहां पर मिल जाएगा। डिटेल वीडियो, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पूरा प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, यूनिट वाइज आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, कीप स्टडिंग।